हेलो एवरीबॉडी। अभी हम एक नया अनोखा सा टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम भी बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप जिस दुनिया में आपका करियर शुरू करने जा रहे हो, पढ़ाई हो चुकी है और पढ़ना है, काम शुरू करना है, किसी को कारोबार करना है, किसी को नौकरी करनी है, लेकिन एक जिम्मेदार समर्थ व्यक्ति, ये सबको बनना है। सो आप में से सबको ये स्किल सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, काम की भी चीज़ है। प्रेजेंटेशन माने पेश करना। कोई भी बात हम किसी के सामने रखते हैं तो उसको प्रेजेंट किया ऐसा कहते हैं। और आप जिस समय पर बड़े हो रहे हो, करियर की शुरुआत कर रहे हो, इस समय का, इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पहले के ज़माने में थोड़ा अलग था, प्रेजेंटेशन को लोग इतना महत्व नहीं देते थे। तब चीज़ क्या है, मतलब क्या है, वो देखते थे। माने मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो वो ऐसा है कि मैंने एक हीरा आपके लिए लाया है और मैंने ऐसे किसी रफ पेपर में रैप करके लाया है और मैं कह रही हूँ कि भैया देखो कितना अच्छा हीरा है, असली हीरा है। तो पहले के ज़माने में लोग क्या कहते थे, कोई बात नहीं, गंदे से पेपर में मैम ने लाया है, अंदर तो हीरा है। लेकिन आज का ज़माना ये मांगता है कि हीरा तो असली होना चाहिए, लेकिन उसका रैपिंग भी अच्छा होना चाहिए। जो बंदा मेरे सामने ले आएगा वो भी ठीक ठाक हो, जिस तरह से वो बात करेगा वो भी बड़ा पॉलिश्ड हो। ये वक्त की मांग है और ये आपके ऊपर मांग है। आज के ज़माने के युवा ये नहीं कह पाते कि मैंने तो सब्जेक्ट सीख लिया, अभी आपको चाहिए तो मुझे बुलवाओ, मैं आके आपको मदद करता हूँ और मुझे उसके पैसे दो। आज एक एक वैकेंसी के लिए, जहाँ पे नौकरी की जगह है, उसके लिए सैकड़ों हज़ारों कैंडिडेट्स आते हैं। क्यों आपको कोई चुने? इस समय के इस बिंदु पर, इस वक्त पर प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप इंटरव्यू जाओ, आप बिज़नेस का प्रपोज़ल लेके जाओ, निजी ज़िंदगी में तो आप किसी को दावत पे भी बुलाओ, प्रेजेंटेशन मैटर्स। जो भी आप करते हो सही ढंग से करना है। और इसलिए हर वक्त की तरह, हर चीज़ की तरह, निजी ज़िंदगी से लेकर काम की जगह, अपने बिजनेस से लेकर नौकरी की जगह, प्रेजेंटेशन स्किल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे जैसे आप ये कोर्स आगे बढ़ाओगे, खुद जान जाओगे कि आप प्रेजेंटेशन स्किल के मैं ऐसा कह सकती हूँ गिनती में कहाँ खड़े हो। अगर कहाँ खड़े हो वो समझेगा तो कहाँ जाना है, कितना आगे बढ़ना है और उसके लिए क्या करना है, ये आपको कोर्स में मालूम हो जाएगा। So all the very best for presentation skills. Thank you. लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। फिर मिली आइसक्रीम? काहे की आइसक्रीम? फिर हमने भी पापा से कह दिया कि पापा अब आप हमसे ऐसी शर्त लगाओगे तो हम तो बस कुल्फी खाएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो, जैसे हम हिंदी सीखे वैसे ही अंग्रेजी सीखने वाले हैं जी। लेकिन ये जो लैपटॉप है ना, उससे तो हमारी मेथड ये है कि हम लैपटॉप पे बैंगन की फोटो देखेंगे और फिर उसे अंग्रेजी में ब्रिंजल कहते ये सुनेंगे। और आइसक्रीम की भी फोटो पहले देखेंगे और फिर उसे आइसक्रीम कहते हैं ये सुनेंगे, बस। और खाएंगे कब? जिस दिन आप अंग्रेजी में हमसे आइसक्रीम मांगोगी तुरंत खिला देंगे आपको। चलिए।
गिरा दे घर एक दिन, कुछ भी टिकने मत दे इस घर में एक पीस में। अलमारी गिरा दे या फिर हाथ पैर तोड़वा ले। तो क्या अब हम प्रैक्टिस भी ना करें? काहे की प्रैक्टिस? नाचने की या गिरने की? गिरे तो क्या हुआ, जो गिरते हैं वही एक दिन उठते हैं दीदी। डायलॉग बाजी बंद कर। जो गिरते हैं वही उठते हैं। पहले अपनी जगह से उठकर कुछ काम की बात कर। दिन भर मुर्गे के जैसा नाचता रहता है। वो काम वाम की बात है ना दीदी, तू ही कर। आगे जिंदगी भर तुझे वही तो करना है। हम तो पैदा ही नृत्य करने के लिए हुए हैं। हाँ, जैसे कि बिरजू महाराज के बाद तुम्हारा ही नंबर है। पहले अपने 2 पैरों पे ठीक तरह से खड़े रहना सीख और नाचने की बात करते हो। हम तो पैदा ही नृत्य के लिए हुए हैं। नृत्य ये शब्द हिंदी में लिखना भी आता है तुम्हें? नृत्य लिखने से नहीं, करने से होता है। और नृत्य करने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। किस गधे ने कहा तुम्हें ये? थोड़ी अपनी भी अक्ल इस्तेमाल करेगा तो दिमाग झड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। वो लोग कितना पढ़ते हैं, कितना कुछ सुनते हैं, कितना रियाज करते हैं, कुछ तो सोच। वो तुम्हें देखना चाहिए दीदी। वो शो में बताते हैं ना, वो पार्टिसिपेंट्स, उनके घर के उनके लिए कितने पापड़ बेलते हैं पता है तुम्हें? एक काम नहीं करने देते उन्हें, उनके पसंद का खाना खिलाते, हलवा पूड़ी बिरयानी न जाने क्या क्या। और एक तुम हो जो मुझे दिन भर ताने देते रहती हो बस। देख ब्रह्म, तुम्हें अपने घर के हालात पता है। माँ बाबूजी जिंदा होते तो बात अलग होती। ये एक मकान हमारे लिए छोड़ के गए हैं, यही बहुत है। ये कुछ कपड़े मैं सीती हूं तो हमारा गुजारा होता है। गांव छोटा है तो खर्चे भी छोटे हैं, इसलिए हमारा चलता है। तू थोड़ा मेरा हाथ बटाएगा तो कुछ पैसे जुट जाएंगे। ये कपड़े हम शहर के मॉल में बेचेंगे। वरना यहाँ गांव में कोई लड़की कुर्ता सीती है तो अगले 6-8 महीने तक कोई कपड़ा सिलवाने का नाम नहीं लेती। तू मेरी थोड़ी मदद कर ले, पैसे जुट जाएंगे तो तुम अच्छे से स्कूल में जाना, डांस सीखना। ना 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 दीदी, मुझे पता है ना आपके दिल में क्या चल रहा है। पैसा जुटाकर शादी करने का इरादा है ना? हाँ, आपकी सब सहेलियों की शादी हो गई है, बस आप अकेली ही रह गई हो ना। थोड़ा पैसा जमा करके गहने लोगी, फिर ससुराल चले जाओगी, वहां तो आप मजे करोगी। मेरा क्या, मेरे तो डांस के क्या खाने तक के वांदे हो जाएंगे। नाराज हो गई दीदी? नहीं, बहुत खुश हो गई हूँ। इतना अच्छा भाई जो मिला है मुझे, जो अपनी बड़ी बहन के बारे में ये सोचता है कि अपनी बड़ी बहन बस शादी के चक्कर में है। शादी करके निकलना होता ना ब्रह्म, तो कब की निकल चुकी होती। यहाँ तेरी ये उटपटांग बातें सुनने के लिए रुकती नहीं। अच्छा ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो। आपको पता है मुझे रोने वाले लोग पसंद नहीं है। हाँ, तू दुनिया का अकेला ऐसा भाई है जो अपनी बहन को रुलाता है लेकिन रोने नहीं देता। तुम्हें ना ऐसी बीवी मिलेगी जो दिन रात रोती रहेगी। हाँ, दोनों आंखों से दिन रात गंगा जमुना बहती रहेगी। फिर देखती हो तुम्हारी ये नफरत कहां रफा दफा हो जाती है। हाँ देख लेना, अभी काम करो चलो। अच्छा सुन, वो रूही को फोन करके वो डिजाइन के बारे में पूछना। नहीं नहीं, मैं नहीं फोन करने वाला उसे। कर देना मेरे राजा, प्लीज। ये देखो दीदी, आपको पता है वो रूही मुझे अच्छी नहीं लगती। अकड़ तो ऐसे दिखाती है जैसे कलेक्टर की बेटी। मैं नहीं करता फोन, आप ही कर लो। अच्छा ठीक है, फिर वो बंटी के दोस्त को फोन लगा और वो मॉल के मैनेजर का नंबर ले ले। दीदी ये देखो, आपको अच्छे से पता है उस बंटी से और उसके दोस्तों से मेरी नहीं जमती। आप ही करो फोन, मैं किसी को फोन नहीं करने वाला। काम टालने के 100 बहाने कोई तुमसे सीखे। छोड़ो, मैं ही लगाती हूं। हेलो, हाँ वो
बंटी भैया ने आपका नंबर दिया था। बड़े लोग कह गए हैं कि जाते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए, काम बिगड़ जाता है। अच्छा, तो मेरी टोकने की वजह से तेरी नौकरी चली गई? पहली बार ढंग से इंटरव्यू देता तो 17 बार टोकने की नौबत मुझ पे नहीं आती। मुझे लगा उन्होंने अब तक तुझे आधी डिक्शनरी जुबानी याद दिलाई होगी। अरे उनकी मेथड ना मुझे जरा गड़बड़ लगती है। अरे पुरानी वाली मेथड से तो हम अंग्रेजी नहीं सीख पाए, ये तो प्रूव हो गया। अभी नई वाली मेथड को तो ट्राई करते हैं। यार मुझे नहीं लगता इस मेथड से कुछ होने वाला है। I will be careful of what I say and how. He had just completed his 12th standard exams. His parents had sent him to the city to study in college. He was a very sincere boy and was always conscious of their hard work and sacrifices. He therefore decided to take up a part-time job along with his studies. He soon found a job as a collection clerk with a firm. He was to go from house to house to collect small amounts due to the trader. Akash was happy with his job as this gave him an opportunity to meet different people and understand various aspects of urban life.
He enjoyed discussing his discoveries of human nature with friends. Once he was asked to collect rupees 400 from one of the clients and he was given the address. He thanked his parents once again in his heart of hearts for giving him a smartphone. The map saved him so much time in searching for the place. Before sending him on the errand, the trader would discuss what had happened with the clients and why the amount was due. In this case of rupees 400, Akash realized it was a case of anger and ego, as while making the purchase of mangoes, the clients had asked if they would be good, and the trader had said, "Of course they are good, you take it on my word." And some of the mangoes were not good, and so the clients had cut this amount from their bills and were refusing to pay it for a couple of months. "Ah," said Akash, "there is history, so I better be careful." He walked to the client's house. It was a simple house in a multi-storied building. When he reached their house, the door was open. There was a woman doing some house errands inside. He knocked. She turned around and looked at him with a question mark on her face. He, from the doorway, explained he had come from the trader. She flared up. Akash was ready for this because he was aware of the history. To be friendly, he decided to talk in his mother tongue and asked, क्या मैं अंदर आऊं? "Can I come in?" And the second question that followed said, जूते चलेंगे? and the hand first pointed to his shoes and then to the lady. Literal meaning is, "Will shoes do?" Whereas he meant, "Could I come in with shoes?" The lady took this question very personally and interpreted it as a statement from a gunda who was there to thrash her with shoes for non-payment. She started howling and was so angry that she shooed Akash away with howls and angry words. Poor Akash couldn't make out what had upset her so much and walked away dejected, as he had not succeeded in even talking to the clients. After completing all other errands, he went to the trader and started reporting. When the trader asked him to narrate what had happened at this particular client's home, he further added that the client's husband had come to the shop and thrown rupees 400 at him, saying he should not send gundas to his house anymore. Akash still had a question mark. He a gunda? And then, as he narrated what had happened word to word, the trader burst out laughing as he realized that it was जूते चलेंगे? that had done the trick here and made the collection. He, however, explained to Akash to be careful in using words and actions. He further added with a chuckle, "Thank God it was the wife who was home. If the client himself were home, Akash would have been beaten up with jutes."
लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। काम टालने के 100 बहाने कोई तुमसे सीखे। छोड़ो, मैं ही लगाती हूं। अरे यूवी, यूवी इधर आ। भाई अभी लेट हो रहा है, बाद में आता हूँ, ठीक है? अरे इधर आ, मुझे पता है वहाँ आग लगी है और तू खुद जाके बुझाएगा। अरे इधर आ। अबे यार, मतलब कोई ग्राहक नहीं है तो बस बुला लो यूवी को, है ना? वेला बैठे हो क्या? भाई बड़े लोग कह गए हैं कि जाते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए, काम बिगड़ जाता है। पिछली बार जब इंटरव्यू देने जा रहा था तब भी तुमने टोका था। हाथ में आई हुई नौकरी थी, हाथ में आते आते चल बसी। अच्छा, तो मेरी टोकने की वजह से तेरी नौकरी चली गई? अरे अगर पहली बार ढंग से इंटरव्यू देता तो 17 बार टोकने की नौबत मुझ पे नहीं आती। बहानों के उस्ताद, जो चीज दुनिया को पसंद आती है वो चीज तुझे भाती नहीं है। अब तुझे तो आम भी पसंद नहीं आते। छोड़, मुझे वो बता, आम प्रसाद उस राम प्रसाद कैसे है? ठीक है। ठीक है? उस दिन वो तुझे 2 लाइन 2 सेकंड में सिखा गए थे। मुझे लगा उन्होंने अब तक तुझे आधी डिक्शनरी जुबानी याद दिलाई होगी। अरे उनकी मेथड ना मुझे जरा गड़बड़ लगती है। क्यों? कुछ लिखना नहीं, कुछ स्पेलिंग नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ वो लैपटॉप पर फोटो दिखा रहे थे और उससे जो आवाज आ रही थी उसे सुनने के लिए कह रहे थे। जैसे पेड़ दिखाया तो ट्री सुनाई दिया, तोता दिखाया तो पैरट सुनाई दिया। ऐसे कह रहे थे कि फोटो देख देख के सुनते जाओ, सुनते सुनते इंग्लिश आ जाएगी। इतना आसान है? तो हम भी ज्वाइन कर ले स्पीकिंग इंग्लिश का क्लास। इन स्पेलिंगों ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे कुछ काम के। अबे यार, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इस मेथड से हम अंग्रेजी सीखेंगे कैसे। देख भाई यूई, स्पेलिंग के रट्टे मार मार के हम 10वीं 12वीं तो हो गए, पर वो इंग्लिश तो हमें आई नहीं। हमने तो वो हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग 10 दिन रगड़ कर याद की थी, और जब हमें झूमे वो दिखा तो हम अपनी ओर से बुला नहीं पाए। तुम्हें ना बंटी, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उसकी कुछ नहीं पड़ी होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है? ठीक है तो कह रहा हूँ। अरे पुरानी वाली मेथड से तो हम अंग्रेजी नहीं सीख पाए, ये तो प्रूव हो गया। अभी नई वाली मेथड को तो ट्राई करते हैं। यार मुझे नहीं लगता इस मेथड से कुछ होने वाला है। चल मिलता हूँ। मेथड का तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कुछ होने वाला है। 50 थोड़े कम लगते हैं। 1 लाख जी। हमें आपका नंबर वो सैटेलाइट से मिला। हमें आपके बड़े मॉल में कपड़े बेचने हैं। ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो। एक बात बता, क्या ये अंग्रेजी इतनी जरूरी है? वो कहावत है ना, बोलने वाले के पत्थर भी बिकते हैं और ना बोलने वाले के मोती भी ना बिके। बिल्कुल सही है, और ऐसी जगहों पे तो इंग्लिश बिल्कुल जरूरी है।
मैं अपनी पेशकश, पोशाक, मेकअप और हाव भाव इनके बारे में सचेत रहूंगा या रहूंगी। लगभग हर चीज मायने रखती है। सुपरवाइजर सभी बिक्री अधिकारियों के इस महीने के प्रदर्शन को जांच रहा था। उसने ये देखा कि सभी लड़कियों में सुहास और सरोज के मुकाबले शैला ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। उसने अधिकतम ग्राहकों को सेवा दी थी और अधिकतम पूछताछ के मामलों को बुकिंग में परिवर्तित किया था। सुपरवाइजर ने उन विविध कारणों का अभ्यास करने का निश्चय किया जो ये अंतर बना रहे थे। इसीलिए उसने क्रम से जांच शुरू की। ज्ञान। तीनों लड़कियों को विषय के बारे में अच्छा ज्ञान था। वे स्थानों को अच्छे से जानती थी और स्थानों के महत्व को अच्छे से समझा सकती थी। बैठने का क्रम। सभी आसानी से ग्राहक की पहुंच में थी और अंदर आने वाले हर ग्राहक उनमें से किसी के भी पास आसानी से जा सकता था। गैर हाजिर। तीनों के तीनों समान दिनों के लिए दफ्तर में हाजिर थी। पहली नजर में तो उनमें कोई फर्क नहीं दिख रहा था। तो ऐसा क्या था जो उनके प्रदर्शन में फर्क ला रहा था? फिर सुपरवाइजर ने तय किया कि वो ग्राहक की तरह बर्ताव करेगी और इस प्रकार ये खोजने का प्रयास करेगी कि शैला ने औरों से अच्छा प्रदर्शन क्यों दिया। फिर सुपरवाइजर दफ्तर में आई और उसने उन तीनों की ओर देखा। उसने महसूस किया कि केवल शैला ही थी जिसका ध्यान था और जिसने ग्राहक की ओर मुस्कुराकर देखा। दूसरे दोनों ब्रोशर पढ़ने या अपनी मस ठीक करने में लगी थी। वे भी करना महत्वपूर्ण था, लेकिन जब कोई मेहमान अंदर आता है तो ये आवश्यक है कि मेहमान का एक मुस्कान के साथ स्वागत किया जाए और शैला ये अच्छे से कर रही थी शायद। तो स्वाभाविक है कि ग्राहक शैला के पास चला जाता था। सुपरवाइजर ने ये भी महसूस किया कि शैला उचित तरीके से तैयार होकर आई थी। सभी दफ्तर का यूनिफॉर्म या गणवेश पहन रहे थे, लेकिन शैला का यूनिफॉर्म साफ सुथरा था और वो फर्क कर रहा था। सुहास ने बहुत भड़कीला मेकअप किया था, गहरे रंग की लिपस्टिक और आईलाइनर आदि लगाई थी और सरोज ने कान की लंबी बालियां पहनी थी और कम से कम 6 अंगूठियां भी पहनी थी। दोनों से जोरदार खुशबू आ रही थी। शैला ने कम से कम मेकअप किया था और छोटे कान की बूंदे पहने थे। साथ ही केवल एक ही अंगूठी पहनी थी। उसने सौम्य इत्र लगाया था। सुपरवाइजर ने नाखूनों की ओर देखा। वो जानती थी कि जब आप काउंटर के पीछे बैठते हो और ग्राहकों को पुस्तकें एवं ब्रोशर दिखाते हो तो ये एक मुख्य बात होती है। शैला के नाखून अच्छे से कटे हुए थे। सुहास ने नाखूनों पर गहरा रंग लगाया था और सरोज ने मेहंदी जो आधी अधूरी रह गई थी हाथों और नाखूनों पर। जैसे सुपरवाइजर ने देखा, फर्क समझ में आने जैसा ही था। शैला साफ सुथरी थी, सौम्य मेकअप के साथ थी और एक हमेशा स्वागत करने वाली मुस्कान के साथ भी। उसके हाथ साफ थे, नाखून अच्छे से कटे थे। सुहास और सरोज भी साफ सुथरी थी, लेकिन गहरा मेकअप पहनी हुई और हाथों, नाखूनों और कान की बालियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। शैला उसकी मुस्कान और सावधानी से ग्राहकों को तुरंत ही आकर्षित करती थी। सुहास और सरोज ग्राहक के अनचाहे दूसरे विकल्प थे। सुपरवाइजर ने कान में पहनने की बूंदे और हाथ में पहनी जाने वाली अंगूठियों के बारे में स्पष्ट नियम बनाने का निर्णय लिया और मेकअप के बारे में भी। वो चाहती थी उसके सभी बिक्री अधिकारी ग्राहक का पहला चुनाव बने, लेकिन वो ये सोचती रही कि वो मुस्कान और सावधानी जो ग्राहकों पर बरसनी चाहिए उसके लिए नियम कैसे बनाएगी। उसने तीनों को अपने कमरे में बुलाया और अपनी टिप्पणियां उनको समझाई। सुहास और सरोज
प्रदर्शन के फर्क को सुनकर काफी चौंक गई। उन्होंने शायद ही कभी ये महसूस किया था कि शैला उनसे इतनी आगे थी। जब सुपरवाइजर ने उनसे फर्क के कारण पूछे तो वे कोई जायज कारण नहीं बता सकी। इसीलिए फिर सुपरवाइजर ने समझाया कि वो चाहती थी कि उसके सभी कर्मचारी सबसे अच्छे बने और इसीलिए उसने उन्हें वो टिप्पणियां भी समझाई अपने आप को पेश करने की मेकअप और जेवरों के द्वारा। भड़कीले जेवर और मेकअप मेहमानों के स्वागत में बाधा बन सकते हैं। उसने समझाया कि पार्टियों में बड़े गले की पोशाक या गहरे रंग आकर्षित लगते हैं, लेकिन दफ्तर में नहीं। हालांकि सभी एक समान यूनिफॉर्म ही पहनते थे, भड़कीले जेवर और मेकअप वही भूमिका निभाते थे जैसे बड़े गले की पोशाक। सरोज और सुहास ने संकेत पा लिया और मेकअप एवं जेवर बदलने का फैसला किया। साथ ही शैला से ये सीखना कि सावधानी और मुस्कुराते रहना कैसे आवश्यक था। सुपरवाइजर अपनी टीम को बेहतर तरीके से काम करने की दिशा में ले जाने में सफल हो गई थी। Takeaway. The supervisor's observations are the important takeaways of the story. Assessment. Is it important to understand the clients and customers you will be handling to decide on the dress code? Why? Assessment. If there is a mix of clients you have to attend to and you are tempted to use gaudy makeup